चलिए भाई, तो आज से हमारा शुरू हो रहा है नेक्स्ट चैप्टर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। कितने टाइप के मैटर के आपने नाम सुने? सबसे पहले तो देखते हैं कि मैटर कितने टाइप के होते हैं। टाइप्स ऑफ मैटर, कितने टाइप के मैटर आपने नाम सुने? जोर से। 3। पहले है सॉलिड्स, उसके बाद क्या नाम सुना है आपने? लिक्विड्स। इसके बाद हमने नाम सुना है किसका? लिक्विड्स का, लिक्विड्स। उसके बाद हमने किसका नाम सुना है? गैसेस का। तो हमें कंटिन्यू 3 चैप्टर पढ़ने हैं। सबसे पहले हम लोग किसकी प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे? सॉलिड्स की। उसके बाद लिक्विड्स की, उसके बाद फिर गैसेस की प्रॉपर्टीज हमको डिस्कस करनी है। एक्चुअली चौथा स्टेट भी होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं, लेकिन वो आगे चल के आप लोग पढ़ोगे, अभी स्कूल लाइफ में नहीं। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स भी आ रहा है। हाँ, तो हम इसको जल्दी से खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स आपको अभी पढ़ना है, जिसको इलास्टिसिटी भी कहते हैं। लिक्विड और गैस हमको अगले चैप्टर्स में पढ़ना है, तो इनको मैं अगले चैप्टर में डिस्कस करूंगा। अभी देखो, हमको ना सॉलिड्स के बारे में पढ़ना है, तो मैं इसको आपको ग्लिम्स दे देता हूं। हमको ना मेनली 2 टाइप के सॉलिड्स के बारे में पढ़ना है। एक ऐसे सॉलिड होंगे जो कि इलास्टिक कहलाएंगे, और दूसरे ऐसे सॉलिड्स होंगे जो कि क्या कहलाएंगे? प्लास्टिक्स कहलाएंगे। तो बस इनकी प्रॉपर्टीज हमको डिस्कस करना है। उसमें भी मेनली जो हमारा फोकस रहेगा ना, वो किसके ऊपर रहेगा? इलास्टिक मटेरियल के ऊपर रहेगा। हमारा जो मेन फोकस होगा वो इलास्टिक मटेरियल्स के ऊपर होगा। अब आपने अपनी डेली लाइफ में 2 टाइप के मटेरियल देखे हैं, एक इलास्टिक और एक प्लास्टिक। जैसे कि देखो, ये एक मान लो रबर का पीस है, रबर जो इरेजर आप लोग यूज करते हैं। अगर मैं इसे खींचू फोर्स लगा के, तो क्या होगा? इसकी लेंथ बढ़ेगी या कम होगी, या सेम रहेगी? बढ़ जाएगी। जितना ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तो इसकी लेंथ बढ़ती चली जाएगी। लेकिन सोचो, ये प्लास्टिक का पेन है, या समझ जाओ ये एक स्टोन है। अगर मैं इसको खींचू, अगर मैंने बहुत ज्यादा फोर्स लगाया, तो क्या ये स्टोन, इसकी लेंथ बढ़ सकती है? नहीं, ये टूट जाएगा, बट इसकी लेंथ नहीं बढ़ेगी। तो ये 2 टाइप के हम लोग पहले मटेरियल देखते हैं। एक ऐसे मटेरियल होते हैं जिनकी ना शेप साइज चेंज हो सकता है, उसको हम इलास्टिक मटेरियल कहते हैं। और दूसरे ऐसे मटेरियल होते हैं जिनका शेप साइज कुछ भी हम फोर्स लगा के चेंज नहीं कर सकते, उसे हम क्या नाम देंगे? रिजिड बॉडीज उनको नाम देने वाले हैं। ठीक है, 2 टाइप के मटेरियल हैं। तो लिखिएगा सबसे पहले रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी, a rigid body is said to be a rigid body is said to be rigid, sorry, a rigid body बोल दिया क्या मैंने? A body is said to be rigid, a body is said to be rigid if the relative position, if the relative position of its constituent particles, constituent particles, constituent particles remains unchanged, remains unchanged, remains unchanged when external deforming forces are applied to it, when external deforming forces are applied to it। तो देखो, यहां पे हमारे पास एक ग्रीन कलर की बॉडी है, इसमें ना रैंडमली 3 पार्टिकल को सेलेक्ट कर लिया है, ए, बी और सी। अगर मैं इसमें कितना भी फोर्स लगाऊं, ए और बी के बीच की डिस्टेंस अगर चेंज नहीं हुई, ना तो ए और सी के बीच की डिस्टेंस चेंज हुई, ना तो बी और सी के बीच की डिस्टेंस चेंज हुई, तो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस अगर चेंज नहीं होती है, जब भी इसके ऊपर हम फोर्स लगाते हैं, तो ये क्या कहलाता है? एक रिजिड बॉडी कहलाता है। अब इसकी जगह पे एक बलून को एज्यूम करो। बलून में आपने 3 पॉइंट्स लिए हैं, बलून को जब आप कंप्रेस करोगे तो उन पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो वो क्या रिजिड बॉडी है? नहीं। तो रिजिड बॉडी जैसे कि स्टोन होता है, स्टोन पे आप 3 पॉइंट मार्क कर लो, वो टूट जाएगा, लेकिन उनके बीच की डिस्टेंस जो है वो चेंज नहीं होगी। तो ये रिजिड बॉडीज कहलाती हैं। अब देखो, कुछ ऐसी बॉडीज होती हैं जिनमें ना फोर्स लगाने पे उनका शेप थोड़ा सा चेंज हो जाता है, लेकिन वापस से वो अपना शेप को रीगेन कर लेती हैं। तो उनके पास ये ताकत आई कैसे कि वो अपने शेप को रीगेन कर लें? तो हम लोग थोड़ा सा ना एटॉमिक लेवल पे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो बहुत अभी ज्यादा ठंडी का समय चल रहा है, ठंडी का समय चल रहा है, यहाँ पे मैंने क्या है, ये आग लगा के रखी हुई है, ये आग लगी हुई है।
ये एक पॉट में आग लगी हुई है। अब आप जो है, आपको ठंडी लग रही थी, आप यहाँ पे बैठे हुए हो, आप यहाँ पे बैठे हुए हो, आपके हाथ आपने ऐसे रखे हुए हैं, तो आपको यहाँ पे कंफर्टेबल फील हो रहा है। तो ये वाली जो पोजीशन है ना, आपके लिए बेस्ट पोजीशन है। अब सोचो, अगर मैं सोचूं कि इसको बच्चे को ठंड लग रही होगी, अगर इसको उठा के मैं यहाँ पे प्लेस कर दूं तो क्या होगा? सोचो, अगर मैंने आपको कुर्सी से उठा के यहाँ पे रख दिया तो आप क्या करेंगे? आप उठ के खुद से पीछे चले जाएंगे। क्या मैं बोलूंगा आपको कि अरे पीछे आ जाओ? आप खुद से पीछे आ जाएंगे। लेकिन सोचो, अगर मैंने आपको यहां से उठा के यहां कहीं पीछे रख दिया, बहुत ठंडी का टाइम है, तो क्या होगा? आप खुद से उठ के यहाँ पे आ जाएंगे। तो वैसे ही ना एटम्स के साथ में होता है। एटम्स के साथ में कुछ ऐसा होता है कि यहाँ पे एक एटम है और यहाँ पे एक एटम, यहाँ पे एक एटम है, यहाँ पे एक एटम है। ऐसी बहुत सारी सीरीज होती है इनकी। इनके बीच में ना एक खास डिस्टेंस हमेशा मौजूद होती है। अगर मैंने क्या किया, इन दोनों एटम्स को, ये वाला एटम और ये वाला एटम, किसी तरीके से अगर इनकी बीच की डिस्टेंस को मैंने कम कर दिया, तो इनके बीच में रिपेलिंग फोर्स लगने लगता है। कौन सा फोर्स लगने लगता है? रिपेलिंग। क्योंकि आप इनको क्या कर रहे हो, पास लाने की कोशिश कर रहे हो, तो ये रिपेल होके वापस से ना अपनी पुरानी पोजीशन में पहुंच जाते हैं। तो दोनों एटम के बीच में कौन सा फोर्स लगता है? रिपेलिंग फोर्स। लेकिन सोचो, अगर मैंने इन दोनों के ऊपर फोर्स लगा के इनको दूर दूर करने की कोशिश किया, तो ये दूर भी नहीं जाना चाहते। ये अपनी डिस्टेंस को एक्चुअली चेंज करना ही नहीं चाहते हैं। अगर मैंने इनको दूर दूर करने की कोशिश किया तो क्या होगा? ये वापस से अपनी पुरानी पोजीशन में आ जाएंगे। मतलब कौन सा फोर्स लगाएंगे अब? अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे। तो इनके बीच की ये जो खास डिस्टेंस होती है ना, इसको हम लोग आर नॉट से हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे एक डायग्राम पूछता है, फोर्स और इंटर एटॉमिक डिस्टेंस के बीच में कैसा ग्राफ होता है। तो ये इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है और यहाँ पे ये फोर्स है। देखो, फोर्स अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब ये कौन सा फोर्स होता है? रिपल्सिव फोर्स होता है। और अगर फोर्स निगेटिव होता है तो इसका मतलब क्या होता है? ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है। तो यहाँ पे देखो, एक डायग्राम बनाना है आप लोगों को। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होती है जब इनके बीच में ना कोई फोर्स नहीं लगता। यहाँ पे ये जो है ना, ये दोनों ऐसी डिस्टेंस पे कि इनके बीच में कोई फोर्स नहीं। जैसे ही मैं इनको पास लाऊंगा, पास लाने के लिए मैं आर को कम कर रहा हूं, तो इनके बीच फोर्स कौन सा लगेगा? फोर्स कौन सा लगेगा इनके बीच? रिपल्सिव फोर्स। ये दोनों एक दूसरे के पास नहीं आना चाहते। तो जैसे ही मैंने रेडियस को कम किया, तो वैसे ही इनके बीच में जो फोर्स होता है ना, वो बढ़ने लगता है। तो देखो, जैसे जैसे हम रेडियस को कम करेंगे, वैसे वैसे इनके बीच का जो फोर्स है ना, वो बढ़ने लगता है, बढ़ने लगता है, बढ़ने लगता है। और ये फोर्स की पॉजिटिव वैल्यू है। पॉजिटिव वैल्यू का मतलब क्या है? ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। लेकिन इस खास डिस्टेंस से मैं जैसे ही इनको ना, अब इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ाने की कोशिश करता हूं, तो इनके बीच में क्या लगेगा? अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। और अट्रैक्टिव फोर्स कैसा होता है? ये नीचे की तरफ होता है, निगेटिव। जैसे जैसे डिस्टेंस में बढ़ाते चले जाऊंगा, इनके बीच का अट्रैक्टिव फोर्स जो है ना, वो भी कम होता चला जाएगा। तो देखो, ये धीरे 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 नीचे होता है कम, और उसके बाद एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि धीरे धीरे आगे चल के बढ़ता है और फिर ये जीरो की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। ये एक्सपेरिमेंटली इसको निकाला गया है कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस जिसके ऊपर इनके बीच का फोर्स जीरो होता है। देखो, फोर्स की वैल्यू ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, यहाँ पे जीरो। तो ये वाली जो डिस्टेंस होती है ना, इसी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर नॉट से। तो आर नॉट वो डिस्टेंस है जिसमें ना दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में या दोनों एटम के बीच में कोई फोर्स नहीं लग रहा होता। इसको हम इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। अब देखो, जब हम क्या करेंगे, इसको खींचने की कोशिश करेंगे, तो इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ जाएगी। तो क्या होगा? ये वापस से एक दूसरे के पास आना चाहेंगे और वापस से ये अपनी पोजीशन को रीगेन कर लेता है, इसी वजह से। ठीक है। चलिए, इसके बाद लिखिएगा नेक्स्ट हेडिंग, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी, ये वाला ग्राफ आप लोग बना लीजिएगा। ये ग्राफ किसके किसके बीच में है? फोर्स, इंटर एटॉमिक फोर्स वर्सेस इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। तो दोनों के दोनों एटम्स को आप जैसी दूर ले जाने की कोशिश करते हैं ना, तो उनके बीच ना फोर्स बहुत ज्यादा लगने लगता है, वो अट्रैक्टिव फोर्स। लेकिन अब एक टाइम ऐसा आता है, वो इतने दूर चले गए कि अट्रैक्टिव फोर्स की वैल्यू भी ना कम होने लगती है। और एक टाइम ऐसा आएगा अब उनके बीच में कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं लगेगा।
तो पहले अट्रैक्टिव फोर्स की वैल्यू बढ़ती है जैसे जैसे आप उनको दूर ले जाओगे। एक टाइम ऐसा आया कि बहुत दूर चले गए, तो अब क्या होता है, उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स भी कम लगने लगता है, इसीलिए ये नीचे जाके फिर ऊपर आता है ये कर्व। उतना हमें डिटेलिंग में नहीं जाना है, बस इतना ही काम का है हमारे। लिखिएगा इलास्टिसिटी। अब देखो बचपन से हम लोग एक चीज देखते आ रहे हैं, इलास्टिसिटी। मम्मी पापा कोई पैंट लेके आए, वो पैंट जो है उसकी जो वेस्ट है उसको आप कम ज्यादा कर सकते हैं, तो बोलते हैं ना इसमें इलास्टिक लगा हुआ है, इसको खींचने पे इसकी लेंथ बढ़ जाती है, इसका साइज बढ़ जाता है। तो हमारा मिसकंसेप्शन वो यहाँ पे भी काम आता है। हम लोग जो सोचते हैं ना, फिजिक्स में जस्ट उसका अपोजिट है। वहां पे वो जितनी आसानी से खिंच जाता था, हम बोलते थे कि ये उतना अच्छा इलास्टिक है। लेकिन यहाँ पे फिजिक्स में जस्ट अपोजिट हो जाएगा। जो जितना ज्यादा खिंच जाएगा किसी फोर्स को लगाने पे, मान लो ये एक रबर का मटेरियल है, अगर रबर है इस पे मैंने 100 न्यूटन का फोर्स लगाया तो ये इतना खिंच जाएगा। लेकिन अगर ये स्टील का मटेरियल होगा तो ये बस इतना खींचेगा। तो ये ज्यादा खिंच गया रबर और ये कम खींचा। सेम फोर्स लगाने पे इसने अच्छा परफॉर्म किया, ये कम खींचा, तो ये ज्यादा इलास्टिक कहलाता है। यानी कि इसने ज्यादा से ज्यादा फोर्स को विथस्टैंड किया है। इसलिए तो आपकी जो बेंच है वो स्टील की बनी हुई है, वो रबर की क्यों नहीं बनी है? इसीलिए क्योंकि जो हमारा ये मटेरियल है ना, स्टील वगैरह, ये रबर से ज्यादा इलास्टिक है। इसको हम लोग आगे चल के देखेंगे भी। अभी एक चीज बस समझ लो, रबर से ज्यादा इलास्टिक कौन होता है? स्टील होता है। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा फोर्स को बियर कर लेता है और वापस से अपनी पोजीशन में आ जाएगा जैसे ही फोर्स हटेगा। समझ में आ रहा है? तो बहुत ज्यादा फोर्स को भी बियर करके इसमें बहुत कम इलांगेशन होता है, तो ये ज्यादा इलास्टिक कहलाता है। तो इलास्टिसिटी, द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर by virtue of which, the property of matter by virtue of which a body tends to regain its original shape, and size after the removal of deforming forces, after the removing of deforming forces। यहां पे देखो, ये जो दो व्हाइट कलर की मैं लाइन बना रहा हूं, ये सिर्फ इसलिए कि आपको पता चले कि इसका साइज कितना है। ये जो मैंने बीच में जो मटेरियल रखा हुआ है इसका साइज, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक मटेरियल लिया, मान लो ये प्लास्टिक का मटेरियल है या रबर का मटेरियल है, उसका साइज इतना है। अब जैसे ही मैंने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया तो पता है इसका साइज बढ़ गया, दिख रहा है इसका साइज बढ़ता हुआ। जैसे ही मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया है तो इसका साइज बढ़ गया। यहाँ पे जो इसका साइज था ना, इसको मैंने नाम दे दिया क्या, एल। और यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा एल प्लस डीएल। ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, डीएल। जो एक्स्ट्रा बढ़ गई उसे हम डीएल कहा करेंगे। लेकिन मैंने जैसे ही फोर्स को हटाया तो पता है वापस से इसका शेप और साइज पुराने जैसे हो गया, ये वापस से ये एल बन गया। तो जैसे ही आपने फोर्स को हटाया, अगर इसने अपना शेप और साइज को रीगेन कर लिया, तो यही इसकी प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, इलास्टिसिटी। आपके पैंट में जो इलास्टिक लगा होता था वो भी क्या काम करता था, जैसे ही आप खींचोगे तो पैंट का वेस्ट बढ़ा देता था, और जैसे ही छोड़ोगे तो वापस से उसने उसको रीगेन कर दिया। तो किसी भी मटेरियल की यही प्रॉपर्टी कि जब फोर्स लगाओगे तो वो डिफॉर्म हो जाएगा, लेकिन जैसे ही फोर्स को हटाओगे तो वापस से वो अपना शेप और साइज रीगेन कर लेगा। यही क्या कहलाता है, इलास्टिसिटी कहलाता है। और अगर मटेरियल उसको रीगेन नहीं कर पाया तो यही चीज क्या कहलाएगी, प्लास्टिसिटी कहलाएगी। वापस से एग्जैक्टली इतना ही इसने रीगेन कर लिया तो ये इलास्टिसिटी कहलाती है। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं कि मान लो जैसे ही मैंने इस लोड को रिमूव किया, ये देखो ये कौन सा मटेरियल कहलाएगा, इलास्टिक मटेरियल कहलाएगा, क्योंकि इसने रीगेन कर लिया। पर मान लो अगर ये रीगेन नहीं कर पाता और इसका साइज जो है ना कुछ ऐसा रह जाता, ये देखो लोड हटाने पे इसने रीगेन करने की कोशिश किया पर पूरा नहीं कर पाया, तो ये मटेरियल क्या कहलाएगा, प्लास्टिक मटेरियल कहलाएगा। समझ में आया? अब इसमें ना दो टाइप के और मटेरियल होते हैं। एक होता है परफेक्टली इलास्टिक,
और एक कहलाता है परफेक्टली प्लास्टिक। तो देखो परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या है, यहां पे अगर इसने पूरा का पूरा शेप और साइज रीगेन कर लिया तो ये कहलाएगा परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। अगर इसने अपना शेप और साइज बिल्कुल भी रीगेन नहीं किया, जितने पे इस फोर्स ने छोड़ा था उतने पे ही रह गया, तो ये क्या कहलाएगा, परफेक्टली प्लास्टिक। थोड़ा सा भी रीगेन नहीं किया तो ये क्या कहलाएगा, परफेक्ट प्लास्टिक। अच्छा बताओ नेचर में कैसी टाइप की चीज अवेलेबल होंगी, परफेक्ट इलास्टिक या परफेक्ट प्लास्टिक? दोनों अवेलेबल नहीं है, दोनों के बीच का है। तो जो आप इरेजर को यूज करते हो ना, जिसको आप ऐसे खींच के छोड़ देते हो और आपको लगता है कि इसने अपना साइज रीगेन कर लिया, उसकी साइज ना कम से कम नैनोमीटर में तो बढ़ जाती है। हल्की सी बढ़ गई पर बढ़ गई, तो क्या वो परफेक्ट इलास्टिक है? नहीं। तो नेचर में कैसे मटेरियल है जो कि ना तो इलास्टिक है ना तो पूरे प्लास्टिक है, दोनों के बीच में ही लाई करते हैं। ठीक है, लिखिएगा। इसके अंदर ही एक सब हेडिंग है, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। तो इलास्टिसिटी क्या है, एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे ये अपना साइज और शेप को रीगेन कर लेता है। अगर पूरा का पूरा साइज और शेप को रीगेन कर लिया तो परफेक्ट इलास्टिक। वही मैं लिखवाने वाला हूं, लिखिएगा। इफ द बॉडी if the body perfectly regains its original form, if the body perfectly regains its original form on removing the external deforming force, on removing the external deforming force, deforming force is called as perfectly elastic body। ये है परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग इसी के अंदर, परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। इसका एग्जांपल लिख लो ऊपर, परफेक्टली इलास्टिक कौन से मटेरियल होते हैं? ये होते हैं क्वार्ट्स। वैसे इनमें भी पूरा का पूरा रीगेन नहीं कर पाता, लेकिन ऑलमोस्ट 99.9999% रीगेन कर लेता है, इसलिए हम इसको परफेक्टली इलास्टिक बोल देते हैं। तो क्वार्ट्स इसका एग्जांपल, और फॉस्फर, ब्रॉन्ज, ईटीसी। इसके बाद है परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। अब जहां हमने फोर्स लगाना छोड़ा, ये तो बॉडी वहीं रुक गई, थोड़ा सा भी इसने रीगेन नहीं किया, तो ये क्या कहलाएगी, परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी, तो लिखिएगा, इफ द बॉडी डज नॉट हैव एनी टेंडेंसी, if the body does not have any tendency to recover its original form, sorry, its original configuration, if the body does not have any tendency to recover its original configuration, on removal of deforming force, on removal of deforming force, it is said to be perfectly plastic body। इसका एक एग्जांपल है पैराफिन वैक्स। जो मोमबत्ती होती है उसको आप कभी दबा के देखना, वो पिचक जाएगी, और जो उसका शेप है ना वैसे ही बरकरार रहेगा हमेशा। या घर में जाओगे आप, सोप है आपकी, सोप साबुन नहाने की, उसके ऊपर किसी चीज से आप कुछ इंप्रेशन दे देना तो वैसा का वैसे ही रह जाएगा। आपने देखा ना सोप के ऊपर लिखा रहता है लक्स वगैरह, वो कैसे होता है कि इंप्रेशन डाई से उसके ऊपर इंप्रेशन बना देते हैं, वो एज इट इज रहता है, कभी वो रीगेन नहीं करेगा। तो पैराफिन वैक्स है। और भी कुछ एग्जांपल है, जैसे पुट्टी, मड, इसको भी उसी में काउंट करते हैं।
कीचड़ जो होता है, मड, पुट्टी, इसको भी हम लोग परफेक्टली प्लास्टिक बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चीज लिखिएगा प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर, प्रेशर को डिफाइन करते हैं हम लोग फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया। अब देखो, इस पूरे अपने हाथ से मैं इस बोर्ड के ऊपर फोर्स लगा रहा हूं, तो जो फोर्स लगेगा वो कहां पे लगेगा? इस वाले पूरे हिस्से पे लगेगा। ये मेरे हाथ का निशान है। कितनी उंगलियां है मेरे हाथ में? 5, समझ लो 5। तो देखो, ये वाला जो एरिया है इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया है, इस पूरे एरिया के ऊपर। ये एरिया है, मान लो कितना, 0.23 मीटर स्क्वायर। इस एरिया के ऊपर, इसको काउंट कर सकते हो ना, इस एरिया को, इसके ऊपर मैंने क्या किया है? फोर्स लगाया है, वो भी कितने न्यूटन का? मान लो 23 न्यूटन का मैंने फोर्स लगाया है। तो प्रेशर क्या हो जाता है? प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स कितना है? 23, ये कितना है? 0.23, तो कितना आ जाएगा? 100। 100 आ जाए, 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इतने का इसके ऊपर प्रेशर लग रहा है। तो प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। सोचो, अगर मैं सेम फोर्स अगर पूरे पंजे से ना लगाऊं, सिर्फ एक थंब से लगाऊं, तो प्रेशर इसके ऊपर ज्यादा पड़ेगा या कम पड़ेगा? कम? ज्यादा? सेम मैंने फोर्स लगाया, लेकिन अब एरिया बहुत कम हो गया, तो इसके ऊपर प्रेशर क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा, बहुत ज्यादा इसके ऊपर लगेगा। सोचो, आप किसी दोस्त को इस हाथ से 5 न्यूटन का फोर्स लगाओ, उसकी पीठ के ऊपर। आपने कितने का फोर्स लगाया? 5 न्यूटन का। उसे तो कुछ फील नहीं होगा, थोड़ा बहुत लगेगा, हाँ किसी ने मुझे पुश किया है। अब आप क्या करो, एक सुई जो पिन होती है ना, पिन, उससे 5 न्यूटन का फोर्स लगाओ, तो क्या होगा? सुई तो उसके अंदर चली जाएगी। अब उसे फील होगा या नहीं होगा? तो फोर्स जो है ना, कितने एरिया पे लग रहा है, ये डिपेंड करता है। अगर सेम फोर्स बड़े एरिया पे लग रहा होगा ना, तो क्या होता है, हम उसको बड़े आराम से बियर कर लेते हैं। लेकिन अगर भाई छोटे एरिया में लगेगा, तो हमें बहुत ज्यादा फील होता है। क्यों? क्योंकि प्रेशर बढ़ जाता है। तो 5 न्यूटन का फोर्स अगर मैं हाथ से लगाऊं तो उसे फील नहीं होगा, लेकिन एक पिन से लगाऊंगा 5 न्यूटन का फोर्स, तो उसे बहुत ज्यादा फील होगा। पिन उसके अंदर तक के पेनिट्रेट कर जाएगा। तो प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया, ये चीज याद रखेंगे। और फोर्स भी कौन सा है? ये एक्सटर्नल फोर्स है, जो कि हमने अप्लाई किया है। ठीक है, इसके नीचे स्टार पॉइंट लिख लेना, स्टार पॉइंट। प्रेशर इज ऑलवेज, ऑलवेज एक्सटर्नल। हमेशा बाहर से लगता है ये फोर्स, हमेशा बाहर से। प्रेशर इज ऑलवेज एक्सटर्नल। जैसे बोलते हैं ना, मेरे ऊपर काम का बहुत प्रेशर है यार, तो ये हमें बाहर से मिल रहा है। लेकिन उस काम के प्रेशर के कारण क्या होता है, हमारे अंदर क्या पैदा हो जाती है? स्ट्रेस। तो प्रेशर जो होता है वो बाहर से आता है, और स्ट्रेस जो होती है वो अंदर से पैदा होती है, अंदर से। दोनों में डिफरेंस हर बार पूछता है एग्जाम में, कि प्रेशर और स्ट्रेस में आप डिफरेंस बताइए। तो देखो, प्रेशर क्या होता है? बाहर से जो फोर्स लगेगा, उसके कारण क्या आता है? प्रेशर आता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब आप एक चीज जानते हैं कि ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, यहां पे ये दीवार के ऊपर फिक्स है। मैं इसके ऊपर अगर 100 न्यूटन का फोर्स मैंने लगा दिया, और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया था, मान लो वो कितना था? 25 मीटर स्क्वायर था। तो इसके ऊपर प्रेशर कितना आ जाएगा? फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का इसके ऊपर प्रेशर लग रहा है। प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। जितना फोर्स लग रहा है उसको एरिया से डिवाइड कर दो। हमको इस चैप्टर में हजारों बार इसको कैलकुलेट करना है। अब देखो, ये जो बॉडी है ना, जैसे ही मैंने इसके ऊपर 100 न्यूटन का फोर्स लगाया, पता है इसका शेप चेंज नहीं हुआ। ये एक रिजिड बॉडी है। तो क्या हुआ होगा, इसने बदले में मुझे भी तो 100 न्यूटन का एक फोर्स, रिएक्शन फोर्स दिया होगा। फोर्स कभी भी अकेला नहीं होता, फोर्स हमेशा कैसे आता है? पेयर में आता है, इक्वल और अपोजिट के पेयर में।
अगर इसकी जगह स्प्रिंग होती तो पता है स्प्रिंग अंदर की तरफ घुस जाती, क्योंकि वो बदले में मुझे 100 न्यूटन का फोर्स ऑफर नहीं कर पाती। लेकिन यहाँ पे एक रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी का शेप एक चेंज नहीं होता। क्यों चेंज नहीं होता? क्योंकि उसके अंदर ना कैपेबिलिटी है, जितना भी फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही वो रिएक्शन फोर्स दे देती है। दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, और बॉडी यहाँ पे जो पॉइंट है ना, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ये आगे पीछे कहीं नहीं होता। ये वाला जो बोर्ड है इसके ऊपर देखो, मैं कितना भी फोर्स लगाऊं ये पीछे की तरफ क्यों नहीं जा रहा है? बदले में मुझे ये एक रिएक्शन फोर्स दे रहा है। तो हमेशा रिएक्शन फोर्स। ग्राउंड पे मैं खड़ा हूं, तो ग्राउंड पे मैं खड़ा क्यों? क्योंकि ये मुझे बदले में एक रिएक्शन फोर्स दे रहा है। अगर यहां से इस डाइस को हटा दो तो मुझे कोई रिएक्शन फोर्स देगा ही नहीं, तो मेरा एम इंटू जी नीचे लगेगा और मैं नीचे जाते चला जाऊंगा जब तक कि ग्राउंड को हिट ना कर दूं। ग्राउंड पे पहुंचूंगा तो ग्राउंड मुझे एम इंटू जी का वापस से रिएक्शन फोर्स दे देगा। उसी रिएक्शन फोर्स के कारण मैं वहीं पे खड़े रह सकता हूं। तो हर रिजिड बॉडी जितना भी फोर्स लगाओ उतना ही उसके अंदर से क्या आता है? एक रिएक्शन फोर्स। तो ये वाला फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर कहलाता है। और बॉडी के अंदर से जो फोर्स हमको मिल रहा है, रेजिस्टिंग फोर्स, यही क्या बनाता है? स्ट्रेस। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया। खास बात यह है दोनों की वैल्यू सेम होती है। जब इक्वल और अपोजिट दे रहा है वो, तो हमने 100 न्यूटन का फोर्स लगाया तो रिएक्शन भी कितना मिलेगा? 100 न्यूटन। तो प्रेशर की जो वैल्यू आएगी वही किसकी वैल्यू आएगी? स्ट्रेस की वैल्यू आएगी। तो जनरली हम लोग क्वेश्चन में क्या करते हैं, जितना इसने ये फोर्स लगाया है ना, इसी को हम लोग स्ट्रेस के लिए काउंट कर लेते हैं। क्या इतना समझ में आया? प्रेशर कैसा होता है? एक्सटर्नली। और स्ट्रेस क्या होता है? इंटरनली। काम का हमें प्रेशर होता है, बॉस यार मेरे ऊपर बॉस बहुत प्रेशर दे रहा है, ये करना है वो करना है, जिसकी वजह से ना यार मेरे को एकदम स्ट्रेस हो गया है, तो स्ट्रेस हम ले लेते हैं इंटरनली। प्रेशर कैसा होता है? एक्सटर्नली। ठीक है, तो हमने प्रेशर में क्या लिखा, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर की यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलना ना अच्छा नहीं लगता, बार बार इतना बड़ा बोलना, तो इसकी जगह हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे? पास्कल। पास्कल एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर की यूनिट को हम पास्कल कहा करेंगे। तो देखो जो स्ट्रेस है उसकी यूनिट भी क्या हो जाएगी? फोर्स पर यूनिट एरिया ही तो है ये, तो इसकी यूनिट भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। तो प्रेशर की यूनिट भी पास्कल, स्ट्रेस की यूनिट भी पास्कल। लिखिएगा स्ट्रेस द इंटरनल resisting force, internal resisting force per unit area, per unit area of a body is called stress, is called stress, is called stress। नेक्स्ट लाइन में इसका फॉर्मूला लिख लेना, ये वाला, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। नीचे एसआई यूनिट, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या है इसकी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जगह पास्कल वर्ड यूज किया करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। कितने टाइप की स्ट्रेस होती है? स्ट्रेस भी कई टाइप की होती है। जैसे किसी को स्ट्रेस होती है कि उसके पास बिल्कुल पैसा नहीं है, वो कल क्या खाएगा, इस चीज की स्ट्रेस होती है। किसी किसी को स्ट्रेस होती है कि यार बहुत सारा पैसा है, ईडी सीबीआई की रेड मत पड़ जाए। तो अलग अलग टाइप की स्ट्रेस है, वैसे यहाँ पे भी हम स्ट्रेस देखने वाले हैं।
यहाँ पे देखो हमने कैसा फोर्स लगाया था, ये कंप्रेस कर रहा है या इसको इलोंगेट कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है। तो कंप्रेसिव फोर्स के कारण कंप्रेसिव स्ट्रेस आती है, और टेंसाइल फोर्स के कारण क्या आएगी, टेंसाइल स्ट्रेस आएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये एक बॉडी है, इस बॉडी को मैं क्या कर रहा हूं, खींचने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे ही मैं इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा तो देखो इसमें क्या आएगा, टेंशन आएगा कि कंप्रेशन आएगा, टेंशन आने वाला है इस बॉडी पे। तो ये टेंसाइल फोर्स है, तो टेंसाइल फोर्स के कारण जो स्ट्रेस आती है ना, उसे हम क्या कहते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस। बॉडी को खींचोगे तो टेंसाइल स्ट्रेस, बॉडी को दबाओगे तो कंप्रेसिव स्ट्रेस। कितना इजी है। तो लिखिएगा नंबर 1, कुछ और फॉर्म है उसके अंदर हम इसको लिखेंगे। नंबर 1, नंबर 1 में लिखिएगा नॉर्मल स्ट्रेस या लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। अब देखो ये जो बोर्ड है इसके ऊपर मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं, जो बोर्ड का प्लेन है उसके ऊपर मैं किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं, परपेंडिकुलर। तो ये कैसा फोर्स कहलाता है, नॉर्मल फोर्स। ग्राउंड पे हम खड़े होते हैं तो ग्राउंड के ऊपर कैसा फोर्स लगाते हैं, परपेंडिकुलर फोर्स, तो ये भी नॉर्मल फोर्स कहलाता है। लेकिन सोचो जब आप पेज को पलटते हो अपनी कॉपी के, तो जो एरिया होता है आपकी कॉपी का, क्या आप उसके ऊपर परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हैं, नहीं, उसके पैरेलल फोर्स को लगाते हैं। पेज को देखो ऐसे करके, ये देखो एरिया के पैरेलल आप फोर्स लगाते हैं। तो एक फोर्स होता है परपेंडिकुलर और एक फोर्स होता है पैरेलल। ठीक है, तो मैंने बोला है परपेंडिकुलर फोर्स, परपेंडिकुलर को ही ना नॉर्मल भी कहा जाता है। नॉर्मल बोलो चाहे परपेंडिकुलर बोलो, बात एक ही है। तो जब भी आप ऐसा नॉर्मल फोर्स लगाओगे या परपेंडिकुलर फोर्स लगाओगे, तो कौन सी स्ट्रेस आएगी, नॉर्मल स्ट्रेस या परपेंडिकुलर स्ट्रेस या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी कहते हैं। क्योंकि देखो ये इसकी लेंथ में आ रही है, लेंथ वाइज हमने फोर्स लगाया है। तो लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या होता है, लेंथ वाइज, अलोंग, बॉडी के अलोंग जो फोर्स आ रही है, स्ट्रेस आ रही है, उसको हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कहते हैं। तो वो सारे फोर्स जो बॉडी के एरिया पे परपेंडिकुलर है। देखो मैंने इस बोर्ड पे कैसा फोर्स लगाया है, परपेंडिकुलर या पैरेलल, परपेंडिकुलर। तो कौन सी स्ट्रेस आएगी, नॉर्मल स्ट्रेस या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। चाहे मैं इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊं तब भी मैंने परपेंडिकुलर लगाया है, तो नॉर्मल स्ट्रेस कहलाएगी। तो लिखिएगा व्हेन अ डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट्स, व्हेन अ डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट्स नॉर्मली, नॉर्मली ब्रैकेट में लिख लेना परपेंडिकुलरली, नॉर्मल वर्ड यूज किया जाता है इन जनरल, और नॉर्मल का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। व्हेन अ डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट्स नॉर्मली, ब्रैकेट में परपेंडिकुलरली, ब्रैकेट क्लोज, ओवर एन एरिया ऑफ अ बॉडी, ओवर एन एरिया ऑफ अ बॉडी। इस कॉपी पे देखो अभी मैं कौन सा फोर्स लगा रहा हूं, कौन सी स्ट्रेस पैदा कर रहा हूं इसमें, नॉर्मल स्ट्रेस। लेकिन अब कैसी स्ट्रेस पैदा कर रहा हूं, अभी पैरेलल, अभी इसका मैंने नाम नहीं बताया है आपको, शेयर स्ट्रेस होगा इसका नाम। तो नॉर्मली फोर्स हम लोगों ने समझ लिया, इसके ऊपर नॉर्मल स्ट्रेस आ रही है। तो व्हेन अ डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट्स नॉर्मली परपेंडिकुलरली ओवर एन एरिया ऑफ अ बॉडी, देन इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, then internal resisting force per unit area, per unit area of the body is called, is called normal stress। नॉर्मल फोर्स के कारण नॉर्मल स्ट्रेस। अब इसके दो टाइप होते हैं। तो देखो परपेंडिकुलरली फोर्स आप दो तरीके से लगा सकते हैं, एक तो इसको खींच सकते हैं या तो इसको कंप्रेस कर सकते हैं। तो लिखिएगा इसके अंदर सब हेडिंग है ए, टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस। अच्छा इस बॉडी की लेंथ अभी बढ़ेगी या कम होगी, इस फोर्स के कारण इस बॉडी की लेंथ अभी इंक्रीज होगी या डिक्रीज,
बढ़ेगी। तो इसको बोलते हैं कि जब भी आप ऐसा फोर्स लगाओ कि बॉडी की लेंथ इंक्रीज हो जाए तो वो टेंसाइल स्ट्रेस कहलाएगी। लिखिएगा, इफ देयर इज एन इंक्रीज इन लेंथ, if there is an increase in length of the body of the body of the body in the direction of applied force, in the direction of applied force, comma, then the stress set up, then the stress set up is called tensile stress। इसमें डायग्राम को बना लेना और लिख देना, ये वाला डायग्राम बना के, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू एफ अपॉन ए, और ब्रैकेट में लिख देना टी। टी का मतलब होता है टेंसाइल स्ट्रेस, क्योंकि लेंथ बढ़ रही है। उसके बाद दूसरा लिखिएगा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। नंबर 2 कॉम्प्रेसिव, कंप्रेस कर रहे हैं अब हम लोग, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। if there is a decrease in length, if there is decrease in length, if there is decrease in length or compression in the body, compression in the body due to applied force, due to applied force, then stress setup is called compressive stress। तो देखो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम आएगा, क्योंकि हमने अगर फोर्स सेम लगाया है तो मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा, लेकिन एक के साथ हम टी लिखेंगे, एक के साथ सी लिखेंगे। टेंसाइल है तो टी, कंप्रेसिव है तो सी। ठीक है, इसके बाद अब सी करके लिखिएगा। ए था टेंसाइल, बी था कंप्रेसिव, सी लिखिएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। सी है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। देखो ये हमारी एक फुटबॉल है, ये मान लो एक ये बलून है, बलून, ये पूरी इसमें एयर फिल्ड है। अब सोचो अगर मैं इसको पानी में बहुत नीचे तक के लेके जाऊं, पानी में जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो प्रेशर कम होता है या बढ़ता है? पानी में जैसे जैसे नीचे जाओगे ना, गाजी मूवी देखियो, देखना जैसे जैसे सबमरीन नीचे जाती है उसमें इतना प्रेशर पड़ता है कि सबमरीन जो है वो टूट सकती है। इतना ज्यादा प्रेशर है नीचे, क्योंकि इतना सारा पानी है ना सर के ऊपर। तो जैसे जैसे नीचे जाओगे ना वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता चला जाता है। अगर आप 10 मीटर से नीचे चले गए बिना प्रोटेक्टिव गियर के तो आपके कान या नाक से खून निकल सकता है, इतना ज्यादा प्रेशर बढ़ जाता है। तो 10 मीटर से ज्यादा नीचे तो हम जा ही नहीं सकते बिना वो उनका सूट पहने हुए। तो जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, ये बेचारा हल्का फुल्का बलून, चारों तरफ से इसके ऊपर प्रेशर पड़ने वाला है। तो क्या लगता है इसका साइज नीचे जाने पे सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, चेंज। और क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये देखो ये बेचारा ये ऐसा हो गया, बाहर में इतना बड़ा था, चारों तरफ से इसके ऊपर ऐसा प्रेशर लगा कि नीचे आने पे क्या हो गया, ये ऐसा छोटा हो गया। पानी में जैसे जैसे नीचे गए। आप लोग अगर नेक्स्ट टाइम कभी फ्लाइट में जाएंगे तो एक एक्सपेरिमेंट करना, अपने साथ में ना एक लेज का पैकेट लेके जाना। ऐसा पैकेट जो ना, हाँ एकदम जो फुल टाइट ना हो, हल्का सा दब सकता हो। जब आप ऊपर होंगे ना यहाँ से, तो वहां पे ना प्रेशर कम हो जाता है। इतना भी कम नहीं होता कि आपकी जान चली जाए, वहां पे स्पेशल इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि अंदर का प्रेशर मेंटेन रखते हैं, पर उतना अच्छे से मेंटेन कर नहीं पाते। तो वहां पे वो लेज का पैकेट ना फूल जाता है और टाइट हो जाता है, क्योंकि बाहर का प्रेशर कम हो गया। तो लेज के अंदर की जो हवा थी, लेज के पैकेट में क्या मिलता है, हवा, थोड़े से चिप्स भी मिलते हैं।
तो अंदर का प्रेशर तो अभी सेम है, लेकिन बाहर का कम हुआ तो क्या है, उसको और एक्सपांड कर देता है। और जैसे ही जब आप वापस से लैंड करोगे, देखोगे वापस से वो पिचक जाता है, क्योंकि प्रेशर वापस से रेगुलर हो गया। तो जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं ना, तो चारों तरफ से इसके ऊपर ना फोर्स लग रहा है, चारों तरफ से। ये देखो इतना प्रेशर है अंदर में, बहुत ज्यादा प्रेशर। तो चारों तरफ से इसके ऊपर लग रहा है, और इसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम। यहाँ पे इसका वॉल्यूम था V1 और यहाँ पे इसका वॉल्यूम था V2। तो इसका वॉल्यूम जो है ना वो चेंज हो जाता है। और अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं सिर्फ, तो वो कितना हो जाएगा, V1 माइनस V2। इतना वॉल्यूम इसका चेंज हो गया, वॉल्यूम चेंज हो गया। तो लिखिएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, इसके अंदर में लिखिएगा। इसको कई बार ना हाइड्रोलिक स्ट्रेस भी कहते हैं। हाइड्रोलिक, हाइड्रोलिक स्ट्रेस। हाइड्रोलिक, हाइड्रा का मतलब क्या होता है, पानी। तो जनरली ना पानी के एग्जांपल से इसको बताया जाता है। तो लिखिएगा इफ इक्वल नॉर्मल फोर्सेस आर अप्लाइड, इफ इक्वल नॉर्मल फोर्सेस आर अप्लाइड। देखो ये जितने भी मैंने फोर्स बनाए हैं यहाँ पे, देखो ये परपेंडिकुलर लग रहे हैं सरफेस के ऊपर। सारे के सारे फोर्स इस बलून के ऊपर परपेंडिकुलर लगे हैं। तो पिछले वाले केस में क्या था, बेचारा एक ही फोर्स था बस। लेकिन इस बार क्या है, चारों तरफ से पूरी की पूरी बॉडी के ऊपर नॉर्मल फोर्स लग रहे हैं, परपेंडिकुलर फोर्स। इफ इक्वल नॉर्मल फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन ऑन ईच पॉइंट ऑफ सरफेस, each point of surface of body, comma, then it undergoes change in volume, change in volume। फुल स्टॉप। लेकिन एक बात बताओ, जो बलून के अंदर की जो हवा है वो इसको अपोज करेगी कि नहीं करेगी? भाई जैसी बाहर से प्रेशर आएगा तो अंदर वाली जो हवा है ना वो उसको अपोज करेगी कि इसका वॉल्यूम चेंज ना हो। लेकिन बाहर से अब इतना ज्यादा प्रेशर आ जाएगा ना कि अल्टीमेटली चेंज होना पड़ेगा, लेकिन वो हमेशा एक फोर्स लगाएगी। तभी तो देखो ये वाला शेप भी मेंटेन है। अगर ये अंदर से कुछ रेजिस्टेंस नहीं करती तो भाई ये तो पूरा उसको क्रश कर देता। और जैसे आप इसको बाहर लाओगे तो वापस से इस शेप का हो जाएगा, क्योंकि ये अंदर से क्या कर रही है, फोर्स लगा रही है। तो वॉल्यूम जब चेंज हो रहा है ना, तो ये रेजिस्ट करता है जो मटेरियल है। मेरा वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए जो वो फोर्स लगा रहा है ना, वही पर यूनिट एरिया जो भी इसकी सरफेस होगी, वही क्या कहलाएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस कहलाएगा। ठीक है। यहां पे भी देखो, वो अपनी लेंथ बढ़ने नहीं देना चाहता था, तो इसके लिए अंदर से जो इसने स्ट्रेस लगाई होगी, ये वाली देखो, ये वाली स्ट्रेस, ये वाला जो फोर्स है, स्ट्रेस क्या होता है, इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया। बट ये इसके इक्वल होता है हमेशा, इसलिए हम लोग ना बाहर वाले से ही काम चला लेते हैं। एक्चुअल में क्या है, ये वाला फोर्स पर यूनिट एरिया है, अभी हमने डिफाइन किया था। यहाँ पे भी देखो, जब इसको आप कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो ना, तो ये इधर एक फोर्स लगा रहा है ताकि इसका साइज छोटा ना हो। तो यही फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है, स्ट्रेस होता है। तो यहाँ पे भी देखो, जब आप इसका एरिया वॉल्यूम कम करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये अपने अंदर से एक फोर्स लगा रहा होगा। वही फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस होगा। समझ गए? यहाँ पे क्या हो रहा था, लेंथ बढ़ रही थी, यहाँ पे लेंथ कम हो रही थी, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है। वहां लेंथ चेंज हो रही थी, यहाँ पे वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो स्ट्रेस क्या कहलाएगी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। लिखिएगा if equal normal forces are applied on each point of surface of a body, comma, then it undergoes change in volume, then it undergoes change in volume, full stop. The restoring force opposing this change, वही अंदर का जो फोर्स आता है हमेशा, जो इस चेंज को अपोज करता है। The restoring force opposing this change, opposing this change per unit area, per unit area is defined as volumetric stress, volumetric stress। एग्जाम्पल लिखना,
एग्जाम्पल, सॉलिड स्फेरिकल बॉडी, एग्जाम्पल, सॉलिड स्फेरिकल बॉडी इमर्स्ड इन वाटर, बोर्ड पे लिखा है इमर्स्ड इन वाटर, अगर पानी में डूबी हुई है। तो देखो भाई, स्ट्रेस के हमने तीन टाइप पढ़ लिए, एक जिसमें इसकी लेंथ चेंज हो रही थी, बढ़ रही है तो टेंसाइल स्ट्रेस, कम हो रही है तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, और अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। अब देखो, अब हम लोग फोर्स को परपेंडिकुलर नहीं लगाएंगे, अब हम लोग फोर्स को कैसे लगाएंगे, एरिया के पैरेलल लगाने वाले हैं। जैसे आप पेज पलटते हैं, जैसे अभी आपने पेज पलटा, फोर्स कैसे लगाया, एरिया के पैरेलल लगाया। तो लिखिएगा नंबर टू, नंबर टू, टेंजेंशियल, टेंजेंशियल का मतलब होता है बस छू के गुजर जाना, टेंजेंशियल और शियर स्ट्रेस, इसको शियर स्ट्रेस भी कहते हैं। अभी देखो, ये हमारी एक बॉडी है, अगर मैं इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊं, तो ये इसके एरिया पे मैंने परपेंडिकुलर फोर्स लगाया या पैरेलल फोर्स लगाया, परपेंडिकुलर लगाया। देखो, ये इसकी हाइट को कम कर देगा, तो इसमें कौन सी स्ट्रेस आएगी, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस आएगी। अगर मैंने इसके ऊपर फोर्स ऐसा लगाया होता तो इसकी हाइट बढ़ा देगा, ये कैसा फोर्स कहलाएगा, टेंसाइल फोर्स कहलाएगा। अगर मैंने चारों तरफ से फोर्स लगा दिया होता है ऐसा वाला, तो ये कैसा कहलाता, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस आ जाती है। लेकिन अब मैंने देखो परपेंडिकुलर फोर्स लगाया ही नहीं, अब मैंने ऐसा फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, इसको ऐसे करने की कोशिश किया। आप लोग जिस बेंच में बैठे हो उसमें खिसकने की कोशिश करो। अभी आप परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हो, बेंच पे बैठे हो, अगर आप उस पर सरकने की कोशिश करोगे तो बेंच की सरफेस क्या पैरेलल फोर्स लगाओगे, तो पैरेलल फोर्स लगाने से क्या इफेक्ट पड़ सकता है, क्या ये थोड़ा ऐसा नहीं हो सकता, ये ऐसा हो जाए, ऐसा डिफॉर्म हो सकता है। आप ऐसा फोर्स लगाओगे तो ये कुछ ऐसे ही तो डिफॉर्म होगा। तो ये इस तरीके का जो डिफॉर्मेशन होता है ना, उसको बॉडी रेजिस्ट करती है। बॉडी नहीं चाहती कि उसमें कुछ इस तरीके का रेजिस्टेंस हो या डिफॉर्मेशन हो। तो ऐसे डिफॉर्मेशन को रोकने के लिए बॉडी जो है ना, अपने अंदर में एक फोर्स लगा लेती है ऐसा। यही फोर्स क्या करता है, इसको ऐसे डिफॉर्म होने से बचाता है, डिफॉर्म होने से इसको बचाता है। तो यही अंदर वाला जो फोर्स है, अंदर के जितने एरिया पे लग रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टिंग फोर्स। और ये अब कैसे लग रहा है, पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, पैरेलल है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इस फोर्स के कारण जो स्ट्रेस आएगी उसको शियर स्ट्रेस कहेंगे। तो नॉर्मल स्ट्रेस कैसी होती है, परपेंडिकुलर फोर्स के कारण, और शियर स्ट्रेस किसके कारण आती है, पैरेलल फोर्स के कारण, पैरेलल किसके, एरिया के। तो लिखिएगा when a deforming force, when a deforming force acting tangentially to the surface, when a deforming force acting tangentially, acting tangentially to the surface of a body, अच्छा एक बात बताओ, यहां पे बॉडी का क्या चेंज हो रहा है, दो चीजें होती है, एक होता है शेप और एक होता है साइज, शेप और साइज। अभी इसका शेप कैसा दिख रहा है, रेक्टेंगुलर। अगर इसकी लेंथ बढ़ गई तो भी इसका शेप कैसा होगा, रेक्टेंगुलर। लेकिन साइज बढ़ गया इसका, तो शेप वैसा का वैसे ही है। यहां पे भी देखो, अभी भी ये कैसा है, स्फेरिकल, अभी भी कैसा है, स्फेरिकल। तो शेप तो इसका सेम है, बस क्या चेंज हुआ, इसका साइज। लेकिन यहां पे देखो, ये पहले कैसा था, स्क्वायर, अब कैसा बन गया है, रोम्बस। तो इसका शेप तो चेंज हुआ ही है, साइज भी चेंज हुआ है, शेप भी चेंज हुआ है, दोनों चीजें चेंज हो गई है। पहले स्क्वायर था, अब रोम्बस बन गया। तो नॉर्मल स्ट्रेस में सिर्फ और सिर्फ शेप चेंज होता है, सॉरी साइज चेंज होता है, शेप वही रहता है। शियर स्ट्रेस में क्या होता है, बॉडी पूरी डिफॉर्म हो जाती है, शेप साइज दोनों चेंज हो जाएगा। तो लिखिएगा, when a deforming force acting tangentially to the surface of a body produces a change in the shape,
produces a change in the shape of body then the stress setup अब बच्चे बोलेंगे सर स्ट्रेस कहां से आई? भाई आपने इसको ऐसा डिफॉर्म करने की कोशिश की, क्या ये बड़ी आसानी से डिफॉर्म हो जाएगा? नहीं, ये अपने अंदर से एक रेजिस्टिंग फोर्स लगाता है, जिस वजह से ये आसानी से डिफॉर्म नहीं होता। तो यही इसने खुद से जो स्ट्रेस पैदा की है ना, फोर्स पैदा की है, यही फोर्स पर यूनिट एरिया क्या कहलाएगा? स्ट्रेस कहलाएगा। ये वाला जो हमने लगाया ये प्रेशर लगाया, अंदर में क्या आता है इसके? स्ट्रेस। तो लिखिएगा, when a deforming force acting tangentially to the surface of a body produces a change in the shape of body, then the stress set up in the body is called tangential or shear stress. Tangential और shear stress. उसके बाद एक और चीज देखो, एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर मैंने बॉडी के ऊपर ना तो नॉर्मल फोर्स लगाया ना तो टेंजेंशियल फोर्स लगाया, अब मैं बॉडी के ऊपर कैसा फोर्स लगा रहा हूं? एक इंक्लाइंड फोर्स लगा रहा हूं। तो बताओ इसमें कौन सी स्ट्रेस डेवलप होगी? क्वेश्चन मेरा ध्यान से सुनो। पिछले केस में मैंने कैसा फोर्स लगाया था? परपेंडिकुलर। देखो सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर फोर्स था, तो नॉर्मल स्ट्रेस पैदा हुई। इस बार मैंने सरफेस के पैरेलल फोर्स लगाया, तो शियर स्ट्रेस डेवलप हुई। अगर मैं ना तो परपेंडिकुलर फोर्स लगाऊं ना तो पैरेलल फोर्स लगाऊं, मैंने इंक्लाइंड फोर्स लगा दिया, तो बताओ इस बॉडी में कौन सी स्ट्रेस डेवलप होगी? एनीवन ऑनलाइन? वो बताएं। जब भी कोई इंक्लाइंड फोर्स दिखता है हम क्या करते हैं? उसको, हाँ बिल्कुल सही, दो कंपोनेंट ले लेते हैं। तो इसके भी हम लोग क्या करेंगे? दो कंपोनेंट ले लेंगे। एक कंपोनेंट हो जाएगा ये वाला एफ साइन थीटा, और एक कंपोनेंट हो जाएगा इसका ये वाला एफ कॉस थीटा। तो इसके कारण इसमें नॉर्मल स्ट्रेस भी आएगी और इसके कारण इसमें टेंजेंशियल स्ट्रेस भी आएगी। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि अगर आप इंक्लाइंड फोर्स लगाएंगे किसी एरिया के ऊपर तो उसमें कौन सी स्ट्रेस डेवलप होगी? अब बच्चे रट के बैठे रहते हैं, परपेंडिकुलर लगाओ तो नॉर्मल, पैरेलल लगाओ तो टेंजेंशियल। तो इस केस में कौन सी स्ट्रेस डेवलप होंगी? दोनों। ठीक है, तो एक स्टार पॉइंट लिखिएगा। कहा? हाँ, कैसे कैसे? कहा? यहाँ पे? यहां लगाओगे तो इस एरिया पे तो आपने परपेंडिकुलर फोर्स लगा दिया। हाँ, एरिया जिस एरिया पे स्ट्राइक कर रहे हैं उस पे देखते हैं हम लोग। ठीक है, लिखिएगा स्टार पॉइंट। इफ द डिफॉर्मिंग फोर्स इज इंक्लाइंड, भैया ये एग्जाम से पूछता है इस पॉइंट को, इसलिए स्टार पॉइंट है ये। इफ द डिफॉर्मिंग फोर्स इज इंक्लाइंड टू द सरफेस at an angle theta, then both tangential and normal stresses are developed. Then both normal and tangential stresses are developed. तो देखो भाई, फोर्स हमने लगाया था ये वाला F, इसके दो कंपोनेंट मिले, एक वर्टिकल कंपोनेंट है एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो यहाँ पे जो नॉर्मल स्ट्रेस आएगी, नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस वो कितनी हो जाएगी? F साइन थीटा अपॉन इसका एरिया। और जो टेंजेंशियल स्ट्रेस आएगी वो क्या हो जाएगी? एफ कॉस थीटा अपॉन एरिया। नॉर्मल स्ट्रेस मतलब परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा है? एफ साइन थीटा। टेंजेंशियल, टेंजेंशियल का मतलब क्या होता है? पैरेलल टू द सरफेस। तो पैरेलल टू द सरफेस कौन सा है? ये वाला। तो ये डायग्राम बना के इसको लिख लेना, एग्जाम में अगर ऐसा बना दोगे तो फुल मार्क्स मिलेंगे।
हो गया। तो हम लोगों ने अभी तक के स्ट्रेस के बारे में पढ़ लिया है। एक बार एक क्विक रिवीजन। स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या होता है? इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। और ये जो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स होता है ना, ये जो एक्सटर्नली आपने फोर्स लगाया है उसके इक्वली होता है, इसलिए हम लोग ना उसी की वैल्यू को ले लेते हैं। अब देखो, ये होता है पहले नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस कब आएगा? ये जब फोर्स ना परपेंडिकुलर टू एरिया है। और उसके बाद दूसरा कौन सा आएगा? टेंजेंशियल। टेंजेंशियल स्ट्रेस ये कब आएगा? जब फोर्स पैरेलल टू द सरफेस है। पैरेलल टू द सरफेस है। उसके बाद इसके भी तीन टाइप हो जाएंगे। एक हो जाएगा क्या? टेंसाइल। टेंसाइल, टेंसाइल में हम लोग ने क्या देखा कि अगर आप इस तरीके से लगा रहे हो तो इसमें जो स्ट्रेस पैदा होगी, अगर ये वाला फोर्स है तो ये F अपॉन ए, फोर्स अपॉन एरिया, इसमें हम लोग लिख दिया करेंगे टेंसाइल। यूनिट तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है, इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। उसके बाद दूसरी वाली हमने कौन सी देखी? कॉम्प्रेसिव। कॉम्प्रेसिव, कॉम्प्रेसिव में क्या होता है? सेम यही वाली बॉडी है और इसमें हम लोग इसको कॉम्प्रेस कर रहे हैं, तो इसमें जो पैदा होगी स्ट्रेस, स्ट्रेस का सिंबल ऐसा होता है सिग्मा। इसको हम लोग लिखेंगे F अपॉन ए, लेकिन इस बार क्या लिखेंगे? कॉम्प्रेसिव। उसके बाद तीसरी कौन सी होती है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस में क्या होता है? ये कोई बड़ी सी बॉडी है, ये बेचारी का शेप चेंज होके कुछ ऐसा हो गया, तो इसका वॉल्यूम चेंज हो गया। जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस होती है, जो इसके ऊपर जो फोर्स आएगा जो कि इसको रोकने की कोशिश कर रहा है, इसका वॉल्यूम चेंज डिवाइडेड बाय जो इसका एरिया होगा, वही क्या कहलाएगा? इसका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस होगा। इसमें भी दो टाइप की होती है, एक जो इसके वॉल्यूम को बढ़ने से रोकेगी, एक होगी जो इसके वॉल्यूम को कम होने से रोकेगी। बट उसमें हमको डिटेल में नहीं जाना है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में सिर्फ इसका नाम है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या है? वॉल्यूम को चेंज होने से रोकने वाली फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, सरफेस एरिया, यही क्या होता है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस होता है। उसके बाद हमने टेंजेंशियल स्ट्रेस देखा। टेंजेंशियल स्ट्रेस में क्या होता है कि जब भी किसी बॉडी की सरफेस के पैरेलल हम लोग फोर्स लगा देते हैं तो बॉडी के अंदर में भी एक फोर्स पैदा हो जाता है, ये रेजिस्टिंग फोर्स। तो यही जो फोर्स होगा ना, ये शियर स्ट्रेस कहलाएगा। शियर स्ट्रेस को हम लोग इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ से। टाउ क्या हो जाएगा? फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है। अब इसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का स्ट्रेन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्ट्रेन। स्ट्रेन, पहले तो इसकी एक लाइन की डेफिनेशन, चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन। ओरिजिनल को मैंने अलग कलर से बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, ये ओरिजिनल वर्ड लोग भूल जाते हैं। लोग क्या बोलते हैं? चेंज इन डायमेंशन टू डायमेंशन, भूल जाते हैं कि ओरिजिनल डायमेंशन इसको हमको कंपेयर करना है। अभी देखो, हमारे पास दो बॉडी है। एक ये वाली बॉडी है जिसकी लेंथ है 1 मीटर, और एक हमारे पास ये बॉडी है जिसकी लेंथ कितनी है? 2 मीटर। ये वाली बॉडी है, इसकी लेंथ है 2 मीटर। मैंने दोनों के ऊपर ना टेंसाइल फोर्स लगाया, और इसकी जो लेंथ है ना वो कितनी बढ़ गई? ये लेंथ इसकी बढ़ गई 0.1 मीटर। और इसके ऊपर भी मैंने एक ऐसा फोर्स लगाया जिसके कारण ना इसकी भी जो लेंथ है ना वो कितनी बढ़ गई? 0.1 मीटर। तो एक बात बताओ, किसमें ज्यादा स्ट्रेन आई? स्ट्रेन का मतलब ये होता है परसेंटेज चेंज। इसका देखो 10% चेंज हो गया, लेकिन इसका कितना चेंज हुआ? 5%। तो देखो, स्ट्रेन को हम कैसे निकालते हैं? चेंज इन डायमेंशन। चेंज इन डायमेंशन कितना है? डायमेंशन कितना चेंज हुआ? 0.1।
तो देखो स्ट्रेन निकाल रहा हूं मैं इस वाली बॉडी के लिए, चेंज इन डायमेंशन 0.1 डिवाइडेड बाई ओरिजिनल डायमेंशन कितना था इसका 1, तो इसके लिए स्ट्रेन कितना आ गया इज इक्वल्स टू 0.1। इसके लिए देखो, इसके लिए मैं स्ट्रेन निकाल रहा हूं, इसका चेंज इन डायमेंशन कितना हुआ 0.1 और एक्चुअल डायमेंशन कितना था 2, तो ये कितना आ जाएगा 0.05। लिखा क्यों नहीं रहा है 0.05, तो इसके लिए स्ट्रेन की वैल्यू आई 0.1, इसके लिए क्या आई 0.05। तो स्ट्रेन का मतलब आप लोग समझ गए, चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। अब मैंने हाँ बोलो हाँ चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। अभी डायमेंशन कुछ भी हो सकता है, लेंथ भी हो सकती है, एरिया भी हो सकता है, वॉल्यूम भी हो सकता है। चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम, ये क्या कहलाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहलाएगा आगे चल के। तो स्ट्रेन का मतलब कोई पूछे तो बोलना भैया चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। बोले कौन सा डायमेंशन, तो बोलना कुछ भी, हाइट हो चाहे रेडियस हो चाहे डायमीटर हो चाहे एरिया हो चाहे वॉल्यूम हो। मैंने डायमेंशन बोल दिया है, आप इसमें कुछ भी उठा के रख देना। चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम, कुछ भी हम उठा के रखेंगे। ठीक है, तो लिखिएगा स्ट्रेन में द रेशियो ऑफ चेंज, the ratio of change in dimension the ratio of change in dimension to the original dimension is called strain, is called strain। उसके बाद नीचे इसका फॉर्मूला लिख लेना, strain is equals to change in dimension to the ओरिजिनल डायमेंशन, या कई जगह एक्चुअल डायमेंशन लिखा होता है। ओरिजिनल डायमेंशन या एक्चुअल डायमेंशन, अलग अलग चीजें लिखी रहती है। अच्छा, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी विप्लव, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? पिछले वाले स्लाइड में तो मैंने यूनिट ही नहीं लिखी है उसकी, देखो विप्लव बताएगा, तनिष बताएगा। तनिष की यूनिट क्या होगी, यहां देखो, चेंज इन डायमेंशन, इसकी यूनिट क्या होगी मीटर, और इसकी भी यूनिट क्या होगी मीटर, मीटर से मीटर कट गया। तो स्ट्रेन का कोई डायमेंशन नहीं होता, कोई यूनिट नहीं होती। स्ट्रेन इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। एक बार एग्जाम में पूछा है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ स्ट्रेन, बच्चे लोग कुछ टिक भी लगा के आए हैं, तो आप लोगों को याद रखना है, नीचे लिख लेना नोट, स्ट्रेन हैज नो डायमेंशन, नोट स्ट्रेन हैव नो डायमेंशन, नो डायमेंशन। इसके बाद लिखिएगा टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, कितने टाइप की स्ट्रेन होती है। या चलो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं ना, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग हुक्स लॉ पढ़ेंगे जिसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो अगली क्लास में ट्राई करेंगे सबके सब क्लास में यहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट हो। ठीक है, और ये सारी चीजें रिवाइज करके आइएगा। नेक्स्ट टाइम में सीधे ना वर्ड्स को यूज करूंगा, देखो यार यहाँ पे तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आ रही है, देखो यहाँ पे तो यार वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस आ रही है, तो आप लोगों को पता होनी चाहिए वो सारी चीजें, तो इसको रिवाइज करके अगली क्लास में आइए। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू बच्चों। ऑनलाइन बच्चे भी लीव कर सकते हैं, या कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं अभी। ओके।